एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। हम लोग का ये 5th एपिसोड है। आई होप आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एपिसोड आपने देखा होगा, आपको काफी पसंद आया होगा। हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर लिए हैं, तरुण तेजपाल से लेकर के ट्विटर तक, यानी कि सोशल मीडिया के डार्क सीक्रेट्स या फिर पॉलिटिकल इश्यूज, नेशनल सिक्योरिटी पे, या फिर एलोपैथी, आयुर्वेदिक के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट, या फिर पत्रकारिता। हमने बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। आज जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है, क्योंकि पैसों से रिलेटेड है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये सभी को पता है। तो हम लोग आज बात करने वाले पैसों के बारे में, मनी प्रिंटिंग के बारे में, मनीटाइजेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पार्थ प्रतिम मजूमदार और हमारे साथ है स्पीकर रजनीश कुमार सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर से, मनीटाइजेशन क्या है? मनी प्रिंटिंग का रियल मीनिंग क्या है सर? अब आप देखिए, मैं तो आपको पता ही है कि मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ। आरजेडी में एक सैनिक पोस्ट में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। मैंने कहने का मीनिंग ये है कि मैं इकोनॉमिक्स का जानकार नहीं, लेकिन यह बात सामान्य जन भी समझता है कि सरकार मनी प्रिंट करती है कब और कैसे। क्योंकि रुपया के ऊपर ये लिखा रहता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। जैसे 100 रुपीज का नोट हमारे पास, उस पर लिखा रहता है मैं धारक को 100 रुपीज देने का वचन देता हूँ। मतलब सरकार के पास वह कागज का नोट एक तरह का ऑफिशियल हुक्मनामा है कि सरकार गारंटी देती है कि यह 100 रुपया आप किसी को दे रहे हैं तो उस 100 रुपया के बराबर कोई भी वस्तु अगर करेंसी फेल होती है तो मैं दूंगा, आई प्रॉमिस टू पे। तो सरकार जो यह प्रतिज्ञा करती है किसी नोट को जारी करने पर, इसका मतलब उसके पास इन ल्यू ऑफ काइंड, मतलब उतना गोल्ड है। तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड हर जगह ओमनीपोटेंट है गोल्ड, उतनी गोल्ड इसके पास है या उतनी रिसोर्सेस इसके पास है। अगर नहीं है तो इसकी करेंसी फेल हो जाए। करेंसी फेल होना मतलब किसी सरकार का पैसा फेल हो जाए तो उसका अर्थ हम समझते हैं सरकारी फेल हो। तो अभी मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि सरकार के पास उतनी वस्तु है नहीं। वस्तु मतलब हमारा यहाँ सेंस है गोल्ड नहीं है या उस पैसे के बराबर रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन सरकार एक्स्ट्रा पैसे बाजार में लाना चाहती है। तो कहाँ से लाएगी? तो आरबीआई से लेगी। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन मतलब ये नहीं है कि वो प्रिंट करे पैसा, सरकार के हिस्से की जितनी पैसे है उससे ज्यादा पैसा वो आरबीआई से। अब आरबीआई कहाँ से देगा? तो जो एक बॉन्ड हम लोग कहते हैं उसको सरकार एक लिखित में देगी कि हमने आपसे इतना पैसा लिया है और हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो ये है मोनेटाइजेशन। ओके, हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। तो अभी थोड़ा और डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि सरकार को मनी प्रिंटिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, मैं इस मामले में शुरू से कह रहा हूँ, पहले भी कहा हूँ, सरकार को मनी प्रिंटिंग करनी नहीं चाहिए, एकदम से नहीं। क्यों नहीं हाँ करनी जी, चाहिए? क्योंकि दो क्वेश्चन, आखिर मनी प्रिंटिंग की बात क्यों चल रही? मनी प्रिंटिंग सरकार को क्यों करना चाहिए? सरकार जो एस्टिमेटेड, अभी मई मंथ से लॉकडाउन चल रहा है, मई जून 2 महीने से लॉकडाउन है, ज्यादा से एकदम। ज्यादा 1 महीना और जुलाई। हाँ, सरकार ने कहा है कि अक्टूबर तक वह गरीबों को 80 करोड़ गरीबों फ्री राशन देगी, फूड। तो आप अच्छा, कैलकुलेट करके देखिए, 5 केजी गेहूं दे रही है, 5 केजी गेहूं का प्राइस हुआ 100 रुपया। 80 करोड़ लोगों को अगर दे रही है तो 8,000 करोड़ रुपया पर मंथ, तो 4 महीना में 3200 करोड़ रुपया हुआ। प्लस 1 केजी बाप रे। दाल बोली है, उसका भी 30,000 करोड़ रुपया। तो सरकार को फूड सप्लाई के लिए 62 करोड़ रुपया चाहिए और 35,000 करोड़ सरकार ने रखा है इसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए। तो टोटल हाँ, प्राइस 1 लाख करोड़ के आसपास आता है। और बाप रे। यह है कि पुअर लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और यह 1 लाख करोड़ रुपीज ऑलमोस्ट जीडीपी का 1% सरकार के पास, माने इतनी हाँ जी, रिक्वायरमेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार एकदम से कंगाली हो गया है, उसके पास पहले से कुछ पैसा है और कुछ और है। पैसों की जरूरत है।
अब कितने पैसे की जरूरत है, यह बात जो होनी चाहिए, यह केवल कोरोना क्राइसिस के संदर्भ में होना चाहिए, उससे अलावा नहीं होनी चाहिए। तो सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपया ये चाहिए और मनरेगा के थ्रू गांव में मजदूरों को सपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए। तो सरकार के पास हाँ है जी। कितना और एक्स्ट्रा कितना चाहिए? तो मुझे लग रहा है कि अगर 40-50 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा की जरूरत है, तो जो सरकार के जीडीपी का 0.5% है, तो उतना पैसा वह बैंक से ले सकती है, आरबीआई से उधार मांग सकती है। बैंक में कितना पैसा, बैंक के पास तो पैसा भरा हुआ है। एक एक साल का एफडी बैंक ले रहा है 5% पे, 3.5% पर 4 महीना का ले रहा है, 4% पर ले रहा है। तो जो 3.5% पर बैंक ले रहा है एफडी 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, उस पैसे को 4% इंटरेस्ट पे सरकार ले सकती है। सरकार को 3-4 महीने के लिए ही तो पैसे चाहिए। और एक बात भी होगा कि सरकार को पता चलेगा कि सरकार ने उधार पैसा लेके खर्च किया है, तो उसको देने की भी जल्दबाजी होगी। जब इकोनॉमी सुधरेगी तो कहीं से उसको पता चलेगा जहां से सोर्स है मनी का, जहां से पैसा आ रहा है, इस पैसे को रिपे कर दिया जाए। तो इस तरह से मोनेटाइजेशन की तो ऐसी कोई जरूरत नहीं, तो इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। हाँ जी, डेफिनेटली। तो अगला क्वेश्चन, आप विरोध करते हैं तो विरोध करने के लिए कुछ डेफिनेटली रीजन होना चाहिए। तो मनी प्रिंटिंग के बैड इफेक्ट्स क्या है जिसके लिए आप विरोध करते हैं? क्या है बैड इफेक्ट्स? मनी प्रिंटिंग की सबसे बड़ी जो बैड इफेक्ट है कि आपकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। हाँ 91 जी, का इंसिडेंट आपको याद होगा, हम सबको याद है। स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको सरकार बनाए हुए 2-3 महीना ही हुए थे। लेकिन सरकार हाँ की जी, इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिट इतनी खराब हो गई थी कि भारत सरकार के एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, जो बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने, सी रंगराजन साहब, गए थे निगोशिएशन के लिए अमेरिका, और आईएमएफ से निगोशिएशन चल रही थी। लेकिन बात साफ साफ उभर के आ गई थी कि कोई भी लेंडर, कोई भी क्रेडिट देने वाला ऐसे तैयार नहीं था, और भारत सरकार को इनडायरेक्टली कहा गया कि आप गोल्ड डिपॉजिट कीजिए, फिर आपको इंटरनेशनल क्रेडिट अवेलेबल होगा, मतलब आपको पैसे दिए जाएंगे। सरकार जैसे ही मनी प्रिंट करेगी इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में, देश के जनता में भी अविश्वास जाएगा कि सरकार के पास धन नहीं है, बैंक में पैसा रखेंगे, ये पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा इस पैसे का, ये अफवाह फैलने लगेगा तरह तरह का। और इंटरनेशनल मार्केट में तो क्रेडिट इमीडिएट चली जाएगी। अब सब चीज एक दिन सूर्य से लगा हुआ है, अब एफडीआई है, ये है, वो है, सब चीज एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर देगा कि नहीं भारत सरकार की हाँ जी, स्थिति ठीक नहीं है, पैसा लगाओ नहीं एग्जैक्ट। लगाओ। अब ऑयल इम्पोर्ट है, होता है कि आपको ऑयल कोई दे देता, आप पैसा कुछ दिन बाद देते, लेकिन नॉर्थ कोरिया वाली स्थिति हो जाएगी, नहीं आप पैसा डिपॉजिट कीजिए तब ऑयल देंगे। ऑयल ही नहीं, बहुत सारे चीज देश इम्पोर्ट करता है। और दूसरा, मनी का डिवैल्यूएशन हो जाए, हाँ, 100% इश्योर एकदम। है। हम लोग इकोनॉमिक्स समझे चाहे नहीं समझे, बट एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कह रहा हूँ, एंड बाय वाचिंग द डायनामिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, मैं कह रहा हूँ मनी डिवैल्यूएशन 100% होगा। अगर अभी आज के दिन 70 रुपया पर डॉलर है, अप्रोक्सीमेट करो 70 नहीं बढ़ जाए, तो कल वो 90 पर जाए, एकदम, 100%। तो इसका इम्पोर्ट एकदम, कॉस्ट एकदम। कितना हो जाएगा? तो सरकार जो 50,000 करोड़ रुपया, या मैक्सिमम सरकार को जरूरत है तो जीडीपी का 1%, अगर लॉकडाउन नहीं खुल रहा है, वर्क फोर्स रिटर्न नहीं हो रहा है, इवन अप टू अगस्त सितंबर तक, तब भी सरकार को जो जरूरत होगा वह जीडीपी के 1%, तो 2 लाख करोड़ रुपया। तो इतने पैसे के लिए सरकार अगर मोनेटाइजेशन करती है, तो उसका जो इनडायरेक्ट लॉस है वो उसको 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा होगा। उससे बेहतर है सरकार मार्केट एग्जैक्टली। से पैसा ले। और कुछ दिन पहले ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने बोला था कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मैंने 50,000 करोड़ रुपया दिया है। कुछ दिन और पहले मैंने सुना था 90,000 करोड़ रुपया सरकार को आरबीआई ने डिविडेंड दिया था। तो 1,40,00,000 करोड़ रुपया तो इकोनॉमी में ऐसे ही आया। ये जो लिक्विडिटी पंप हुई है, ये पैसा कहाँ है? एकदम, एकदम, समझ बिल्कुल में आ आपने रहा बहुत होगा। मैं एज इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहा हूँ, एज ए कॉमन मैन, हाँ हम जी, लोग घर चलाते हैं,
देश चलाना घर चलाना एक ही जैसा है। घर चलाने में भी हम देखते हैं हमारे पास इनकम क्या है, खर्च कितने हैं, सेम है देश चलाना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने दमदार बोली है दोनों बातें, जो कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है। काफी हद तक इकोनॉमिक्स हमारे बच्चे भी समझ चुके होंगे, क्योंकि अगर ज्यादा प्रिंटिंग होगा तो डेफिनेटली डेवल्यूशन होगा ही होगा। एक वक्त था इंडिया में जब $1 इज इक्वल टू 1 रुपी था। आज एक वक्त है जहाँ पे 74 या 75 मतलब रुपीज इज इक्वल टू $1। तो हम लोग समझ चुके हैं कि कितना डिवोल्यूशन हो गया है ऑलरेडी। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कौन लोग है जो इस मनी प्रिंटिंग को सपोर्ट करते हैं? डेफिनेटली कोई तो होगा, तो वो कौन है? देखिए, ये बात आई है भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमान पी चिदम्बरम साहब के मुख से, फिर हाँ डॉक्टर जी, मनमोहन सिंह साहब के जो पीएमओ में कौशिक बसु थे उनके मुख से आया है। यह वर्ल्ड में रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है कौशिक बसु, चिदम्बरम साहब नहीं, इकोनॉमिस्ट के रूप में उनकी कोई पहचान नहीं, हाँ जी, ज्यादा पहचान बिल्कुल, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। ये हाँ दो जी, लोग खुल के बोले हैं। फिर उदय कोटक महिंद्रा ग्रुप के, उन्होंने भी बोला। यस, तीन लोगों ने खुल के बोला। अब आप देखिए, एक बोल रहे हैं उदय कोटक मनी प्रिंट करने के लिए, वो इंडस्ट्री से आते हैं, लेकिन उनको सरकार को पैसे की जरूरत है गांव को सपोर्ट करने के लिए, मनरेगा जो वुलनरेबल सेक्शन है हाँ, उसको सपोर्ट करने के लिए, एकदम, तो मनरेगा से पैसा जा रहा है, एकदम, जिनको फ्री फूड जा रहा है, इसको सपोर्ट करने की जरूरत। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहे हैं। दूसरा चिदम्बरम साहब बोल रहे हैं। चिदम्बरम साहब का वित्त मंत्रालय बहुत दिन उनके पास रहा, मैंने उनकी 2 किताब भी पढ़ी, स्टैंडिंग गार्ड, दूसरी थी फियरलेस इन अपोजिशन। उन्होंने इकोनॉमिक्स ब्रिलियंस उस किताब में कहीं नहीं दिखा। और सब लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करने में जो मेजर ड्राइविंग सीट पर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह के समय में इवन चिदम्बरम साहब से बेटर परफॉर्मेंस श्री प्रणब मुखर्जी साहब का रहा, क्योंकि चिदम्बरम साहब के कार्यकाल में देश में इतने घोटाले हुए थे और उन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए कोई न्यू इनिशिएटिव नहीं लिया। तो बहुत चिदम्बरम ज्यादा साहब हुए। के पास इकोनॉमिक्स को माने रेजुविनेट करने की कोई माने कभी स्पार्क नहीं रहा। लोग कहते हैं ही इज हैविंग सब्टल माइंड, तो he may have intelligent mind in the political manipulation but not in finance, not in economics। बड़े बड़े विद्वान भी बता सकते हैं कि उन्होंने कब कहा। और वामपंथी विचारधारा से जो जुटे हुए लोग वो कहा। तो वामपंथ की शुरू से थ्योरी है, कार्ल मार्क्स के स्टार्टिंग शुरू से थ्योरी है, हाँ जी, उसका मूलभूत है कि धन का वितरण। लेकिन वामपंथ ने कभी धन आएगा कहां से इस पर कभी नहीं सोचा। तो जैसे अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है। रूस में आपको पता होगा, रूस में सबसे पहले कम्युनिस्ट क्रांति हुई। तो जहां पर धन अत्याधिक, धन का सागर हाँ लहरा जी, रहा है और कुछ लोगों के हाथ में पैसा है और बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है, हैव नॉट्स आर मोर एंड हैव्स आर मच मोर, वेरी फ्यू, वहां पर कम्युनिस्ट थ्योरी काम करती है, एग्जैक्टली, वहां पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन इंडिया में पैसा आएगा कहां से, यह शुरू से एक प्रश्नवाद, क्योंकि देश की पॉपुलेशन इतना है, यह देश बैठ के खा नहीं सकता। यूरोप 5 साल तक खा सकता है बैठ के, इंडिया जैसे देश 2 साल बैठ के नहीं खा सकता, क्योंकि इसका नहीं खा मास सकता, पॉपुलेशन, जो कि सरकार ने बोला एग्जैक्टली, 80,000 करोड़ लोगों को, सॉरी 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड दी जाएगी अक्टूबर। एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हमें सपोर्ट करना है। इसमें वो है जो गांव के मजदूर हैं, ये वो है जिन्हें हमें फ्री रेशन देना है। तो इनके बारे में है कि मनी डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इतने करोड़ लोग को बैठा के ज्यादा दिन आप खिला नहीं सकते। तो मेन, नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। हाँ, ये जो इवन चेतन भगत लिखे थे टाइम्स ऑफ इंडिया में कि फॉर यूरोपियन कंट्री इट इज प्लीजिंग दैट दे मे यस, हैव लॉकडाउन बट फॉर अस लाइक इंडिया इट ब्लीड अस। तो सारे लोग आप देखिए, गांव की बात तो कर रहे हैं, कोटक साहब भी कहे, चिदम्बरम साहब भी कहे, सारे लोग कंसर्न कर, लेकिन जो पर्यटन बेस्ड वेंडर्स थे, जिनकी इंडस्ट्री पर्यटन पर थी, जो शाम में आलू पकौड़ा मटन चप बेचते थे सिटी में, जो पर्यटन बेस्ड एकदम, इंडस्ट्री में बहुत सारे चीजें होती है, मोबाइल चार्जर से लेके रोड पे फास्ट फूड,
उन लोगों की तो बिजनेस खत्म है, दे हैव गॉट इनहिलिटेड, खत्म, बिल्कुल खत्म। असम में आप एकदम बगल में देख सकते हैं कामाख्या मंदिर टेम्पल पे बेस्ट कितने यस लोगों की रोजी रोटी चल रही थी, गया। एकदम तो इनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। अब इतने लोगों को बैठा के कौन खिलाए? तो जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं ये कह रहे हैं पैसा छाप के मार्केट में लाए, लेकिन मैं कह रहा हूं ये पैसा जाएगा कहाँ? सरकार की प्रायोरिटी कहाँ? क्योंकि 50,000 करोड़ रुपया जो मार्केट में पंप किया आरबीआई, वो पैसा कौन लिया? सरकार प्रायोरिटी तो बताए। पैसा गांव में एग्जैक्टली गया एग्जैक्टली कि इंडस्ट्रियलिस्टों ने लिया? किस रेट में लिया? क्या ये पैसा उनको सब्सिडाइज रेट में दिया जा रहा है? 2% इंटरेस्ट पे, 3% इंटरेस्ट? क्या उनके पास कैपिटल मनी नहीं है? तो ये जो वामपंथी कह रहे हैं, इवन अभिजीत बैनर्जी बोले कि पैसा प्रिंट करना चाहिए, जो नोबेल लॉरेट्स हैं। लेकिन आप अभिजीत बैनर्जी साहब के कोई भी इंटरव्यू देखिए, कहीं भी देखिए, कोई भी वामपंथी हाँ जी विचारधारा शुरू से मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर अमर्त्य सेन हो या वर्तमान में अभिजीत बैनर्जी हो या चिदम्बरम हो, कोई भी, ये कोई नहीं कह रहा सोर्स कहाँ से आए, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन पे करते। हाँ जी भारत में वामपंथ सफल हुआ नहीं न, ठीक है, न कैपिटलिज्म भी हुआ, सफल हुआ सोशलिज्म। मीन्स यू काउंट सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोथ। हेंस ये जो वामपंथी यस कह रहे हैं ये हमेशा कहेंगे कि पैसा करो और देश को भिखारी बना दो, लास्ट में फिर कर दो उसी के जैसा 91 के जैसा, जो गोल्ड डिपॉजिट करके सारा सर्वनाश कर लो। नहीं तो पता एग्जैक्टली चला कि सर एग्जैक्टली दर्द हो रहा है, उसमें घबरा करके एड्स का इंजेक्शन ले लिए। नेक्स्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन। यस यस डेफिनेटली। उससे पहले काफी ऐसे बच्चे होंगे जो शायद कंफ्यूज होंगे कि कम्युनलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है। तो आप टेंशन मत लीजिए बच्चे, आपको पता चल जाएगा। हम लोग आने वाले एपिसोड पे डेफिनेटली बताएंगे कि ये सब का टर्म का मीनिंग्स क्या होता है, क्योंकि आपको को शायद पता नहीं होगा। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वो क्या है? जो मनी प्रिंटिंग है उसके अलावा और क्या उपाय है जो हम लोग ला सकते हैं? हाँ, पहली बात है कि सरकार, देखिए ये प्रॉब्लम है कहाँ? ये प्रॉब्लम है लॉकडाउन के कारण, और तो कुछ नहीं हुआ। जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था वो चल रहा है। सरकार को 1 हाँ लाख जी करोड़ रुपया जीएसटी का कलेक्शन है प्रीवियस मंथ। तो पहली बात तो है कि सरकार, मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं पिछली बार बुक भी लिखा हूं, आप कहे तो मैं बुक दिखाता भी हूँ, कोरोना इन्वेजन हाँ जी में भी मैं शुरू से कहा था यह बायोलॉजिकल वारफेयर है देश पे, इसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हैंडल कर सकती है। इसके लिए जो ट्रेंड फोर्स है न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वारफेयर लड़ने के लिए, वह आर्म फोर्स है। आर्म फोर्स जानती है कि बायोलॉजिकल वार को कैसे कंटेन करना है। सरकार जो मेजर सिटी है, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, इस दिल्ली, इसमें सरकार आर्मी लॉन्च करे और 100% वैक्सीनेशन अचीव करे विद इन मंथ और 2 months, that expert will give them the calculated and then it should go towards the village। मैं बता रहा हूं, गांव की लेडी एक कहानी सुना, बोल रही थी आपस में, आप लोग सुन रहे हो, गांव की लेडी सब बिहार में नहीं लेना चाहती इंजेक्शन। वो लोग क्या बोल रही थी तो बता रहा हूं, सरकार को गाली हाँ दे जी रही थी देहाती लैंग्वेज में कि जहां पर बीमारी है वहां ठीक नहीं करता है, और गांव में बीमारी घुसा रहा है, फिर हमें आता है इंजेक्शन दे। तो एक कॉमन मैन विलेज का समझ रहा है कि बीमारी आ रहा है शहर से, और मेजर सोर्स कहाँ है जहां से निकल रहा है? बेंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, जो एग्जैक्टली मेजर पॉपुलेटेड सिटी है। तो आप सिटी को क्लीन हाँ कीजिए, जी जैसे ही आपका ये सिटी खुल जाएगा, आपकी इकोनॉमी 2 से 3 मंथ के अंदर अपनी डायनामिज्म में आ जाएगी। पहली एग्जैक्टली पहला बात तो एग्जैक्टली ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो 50 लाख करोड़ रुपया सरकार पंप करके रह जाए, अगर बार बार ये लहर आते रहेगी, सरकार कोई भी दुनिया की सरकार नहीं। हाँ तो पहले तो सोर्स को हिट करे, ठीक है प्रॉब्लम करे, कि लॉकडाउन के प्रॉब्लम समाप्त करे। दूसरी, सरकार को किसके लिए पैसा चाहिए, प्रायोरिटी तो डिसाइड करे। पैसा उस जगह जाए जहां पर वह कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, जहां से पैसा वापस आए। जैसे इंडस्ट्री को एग्जैक्टली अगर पैसा चाहिए तो सरकार इंडस्ट्री को दे, अगर नहीं चाहिए जिस इंडस्ट्री को, तो बिना मतलब उधर पैसा नहीं दे, लेस रेंट पर। दूसरा है कि गांव में पैसा ट्रांसफर की जरूरत है, जो वुल्नरेबल सेक्शन है, जिनको रोजगार नहीं है, तो अनाज दे ही रही है। मनरेगा को जोर शोर से यस चला, यस लेकिन मनरेगा में बैठा के पैसा नहीं दिया जाए। मनरेगा में गांव में कोरोना कम है, तो गांव में काम हो, उसके बदले पैसा ट्रांसफर किया। एक जैसे काम कुछ भी नहीं तो खेती के काम, मजदूरों को खेती में ट्रांसफर करे सरकार, तो इनडायरेक्टली किसान को लाभ होगा। एग्जैक्टली
और मनरेगा के पैसे का उपयोग भी हो जाएगा। अगर ये दो मेथड। तीसरा, पहले तो प्रायोरिटी डिसाइड होनी चाहिए कि पैसा कहाँ चाहिए। दूसरा है कहाँ कि जाएगा। कितना पैसा चाहिए, सरकार एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन करे, और कितने दिन के लिए चाहिए। आप इंडेफिनिट पीरियड तक के सीधे आप आगे घूमते घामते, हाँ 2 लाख करोड़ रुपया दे दीजिए, 3 लाख करोड़ रुपया दे दीजिए, हाँ क्यों दे भाई? नहीं, आप हाँ टाइम जी, फ्रेम फिक्स कीजिए। बिना टाइम फ्रेम एग्जैक्टली। इकोनॉमिक्स का कोई मतलब ही नहीं है। टाइम फिक्स होना हाँ चाहिए कि इतने दिन में हम ठीक कर लेंगे, इतने दिन के लिए इतना पैसा चाहिए। ठीक है। और मैंने हाँ जी, बोला ये बैंक में पैसा भरा हुआ है, लोग 3-3% इंटरेस्ट पे पैसा रख रखे। अब बैंक से लीजिए, मैंने बोला ये, नहीं तो डायरेक्ट पब्लिक से सरकार पैसा ले। जैसे सरकार बोले आप 2 साल के लिए डिपॉजिट कीजिए, मैं 5% इंटरेस्ट आपको दूंगा। तो आपको 2 साल के लिए अगर 5%, 6% पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो बहुत हाँ जी, मनी है। आप प्लान बनाइए, बहुत इस पैसे को रेलवे सही में है। घुसाइए, रेलवे ट्रैक्स खाली है, अभी मूवमेंट नहीं हो रहा, उस पर आप काम कीजिए। रेलवे से तो पैसा वापस होगा ही होगा, लॉस में तो नहीं जाएगा, करेक्ट। लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तीसरा मैं कह रहा हूँ, जो इंटायर मैनेजमेंट चल रहा है इसमें ब्रिलियंट लोग होना चाहिए। अभी 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ब्रिटेन ने अपना वार टाइम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था, दैट वाज विंस्टन चर्चिल। एक वार टाइम जो पर्सनैलिटी होती है उसको आईक्यू बोलते हैं। हाँ जी, ऐसे आईएएस अफसर इस काम को हैंडल करे जिनमें आईक्यू है। अब आईक्यू किस में होगा? तो जो लोग एक बार में फर्स्ट टाइम आईएएस क्रैक किए, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है कम से कम एकदम। +2 लेवल तक। मैं बता रहा हूं आईक्यू में और इसमें क्या डिफरेंस है। पहले दिन भी एक दिन मैंने एग्जांपल दिया था। एक जगह मैंने देखा कि एक बंदे का पैर फंसा हुआ था, ये जो रोड पे नहीं होता सीमेंट बालू मिक्सिंग करने वाले में, गलती से फंस गया था। अब आप समझिए आदमी का पैर उस मिक्सर हाँ क्रशर जी, में क्रश हो रहा है। इट वाज क्राइम जस्ट लाइक एनीथिंग, क्राई करेगा ही। 2 MBBS डॉक्टर वेर सिटिंग देयर, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। और मेरे साथ हम दोनों उस रोड से जा रहे थे, हमारे साथ एक मिलिट्री ऑफिसर्स थे। वो वहां गए कि क्या हुआ भाई, देखे। उन्होंने बोला, ही वॉज नॉट ए डॉक्टर, ही वॉज मिलिट्री ऑफिसर। उन्होंने बोला डॉक्टर को, इमीडिएटली यू कट इट्स लेग, और अगर पैर कट जाएगा तो उसका इलाज है, मरेगा तो नहीं। पैर कटने से आदमी मरता नहीं। हाँ जी, अगर 5-10 मिनट और लेट होता तो उस पेन से आदमी, पेन इतना था कि पेन किलर वेज इनफेक्टिव, मॉर्फिन देता या कुछ और देता तब काम करता। एंड डॉक्टर वाज एकदम। एबल टू कट इट within 10 minutes. Then we left the place. Again, when we returned, then we came to know person survived. This is IQ. That officer was, military एग्जैक्टली। officer was not the medicine expert. He was not knowing how to practice medical art, but he was having IQ. The manager. तो जो मैनेजर होना चाहिए इस समय देश को संभालने वाला, he should be supported by economics. इकोनॉमिक्स उसको बताए ये है। कंटिन्यू। तो यह जो क्राइसिस है उसको एक इंटेलिजेंट पर्सन टॉप पे हो और उसके साथ तजुर्बेकार लोग हो, अनुभवी लोग हो, क्योंकि किताब का नॉलेज ही आपको, लेकिन अभी जो लोग हैंडल कर रहे हैं उससे लग रहा हाँ है जी, उन लोगों ने किताब के नॉलेज को तजुर्बा बना लिया। वो तजुर्बे को भी यूज करें, लोगों के एक्सपीरियंस लोगों के, आफ्टर ऑल हाँ जी, सीनियर, बट एट द हेड ऑफ दिस मिशन कोई इंटेलिजेंट बंदा हो, जो मैंने बोला जिसके पास बहुत हाई आईक्यू। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और पैसे के सोर्स तो मैंने बता दिए, देश में ही पैसा भरा पड़ा है, सरकार उससे पैसे ले, इधर उधर के चक्कर में ना फंसे। हाँ जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। इंटेलिजेंट जो हमारे जो जिन्होंने भी टफ एग्जाम्स क्रैक किए हैं वो डेफिनेटली काफी काबिल है, काफी ईमानदार है, तो उनको लेना चाहिए डेफिनेटली, एंड वो अच्छे से कर पाएंगे, इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे डेफिनेटली। अब लेते कि नहीं लेते वो तो सरकार के ऊपर है। फिर भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। जो पॉलिटिकल डिविडेंड है वो क्या है, यहाँ पे रिस्क क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो भी पार्टी सरकार में होगी उसने अगर मनी प्रिंटिंग किया, इट विल लूज इट्स फेस, इट विल लूज इट्स फेस। उसकी पूरा फेस टार्निश हो जाएगा उसका। हाँ जी, और अपोजिशन को पॉलिटिकल डिविडेंड हो, चाहे कोई भी, क्योंकि उसने मनी प्रिंटिंग किया,
मतलब हाँ उसने जी। देश के आर्थिक हालात बर्बाद कर दिए, ये तो होगा ही होगा। तो हाँ जी। ये सरकार को मैंने बीइंग इन अपोजिशन वी आर एडवाइसिंग, बिकॉज जो एरिस्टोटल मैंने जिसने डेमोक्रेसी पे जिन्होंने लिखा है पुस्तक, उन्होंने भी कहा है कि अपोजिशन मस्ट नॉट बी ऑलवेज ऑन कन्फ्लिक्टिंग, एट लीस्ट इन द टाइम ऑफ क्राइसिस अपोजिशन आर विद द सपोर्ट एंड कंसेंट। लेकिन सरकार की जो सबसे बड़ी गलती होती है वह अपोजिशन से बात ही नहीं करती है। राहुल गांधी ने एक बार कहा भी भारत में लोकतंत्र नहीं है, इस पर बहुत हंगामा होगा, हम लोग इस पर भी बहस करेंगे। लेकिन हाँ जी। सरकार अपोजिशन से राय नहीं लेना है, अपोजिशन अगर कुछ सही बोले या गलत बोले तुरंत नहीं उसको लेने। नीचा दिखाने के लिए फायर कर दे, अपोजिशन भी वही करती है। तो पॉलिटिकल डिविडेंड तो कुछ है नहीं, दोनों को लॉस है, अपोजिशन को भी होगा और सरकार का भी होगा। सरकार को भी तो भारी बेइज्जती हो जाएगी, ये तो मैं श्योर कर रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ। सरकार की क्रेडिट मार्केट खराब हो जाएगी, हम लोग इसको हाँ। करके फैलाएंगे, क्योंकि हम लोग बार बार करें मनी प्रिंट मत करो, मनी प्रिंट मत करो, हम तो कहेंगे ही जनता को। सरकार और हाँ। क्योंकि सरकार किसी विपक्षी दल को, विपक्ष में भी बड़े बड़े विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनसे बातचीत करें। सरकार नहीं, विपक्ष को, देश की जनता को तो बताओ जो डायरेक्ट मालिक है कि बहुत से ज्यादा लॉस, जीडीपी का 1% 2 लाख करोड़ रुपया तक जाएगा। देश का अनुमानित जीडीपी कितना होगा? 2 लाख 100 मैंने 200-300 लाख करोड़ रुपया होगा, सुनते हैं, अभी डाउन भी होगा। तो इतनी पैसे की जरूरत हाँ। है कि नहीं? 200 लाख तो नहीं होगा, मतलब 1% है जीडीपी का अनुमानित, 200-250 लाख करोड़ रुपया होगा। तो सरकार सबसे बेस्ट है, जो डेमोक्रेसी का बेस्ट थ्योरी हाँ है जी। कि आप डायरेक्ट कोई बड़ा प्रॉब्लम जनता से पूछिए, जनता को पूछिए कि भाई इतने पैसे की जरूरत आप उधार दीजिए, जनता देगी, आप उसको क्रेडिट लीजिए। लेकिन अगर इसने प्रिंट किया तो पॉलिटिकल रिस्क सरकार के लिए बहुत है। अपोजिशन पार्टी इसको आज से गांव-गांव जाके बताना हम शुरू करेंगे, हर चौराहे पर, हर गांव में डिबेट होगी कि सरकार ने देश की इकोनॉमी कर दी बहुत खराब, 91 वाली हालत हो जाएगी। इसलिए सरकार सिचुएशन को संभाले, बार बार करो, अपोजिशन से डिस्कस करें, मनी प्रिंटिंग भूल के नहीं करें। ओके।